बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम अब्बास हुसैन है। उर्दू आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म से ओरेकल डेटाबेस 11G एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हमने सीखना है कि ओरेकल 11G R2 डेटाबेस को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2012 R2 पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके जी, स्लाइड नंबर 1, प्री इंस्टॉलेशन स्टेप्स। ओरेकल 11G डेटाबेस को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक सिंपल तरीका है, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है, जिसे हम जो है एडवांस मेथड कह सकते हैं। सिंपल तरीके में ये है कि आपने सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, जैसे हम पहले करके देख चुके हैं। उस पर हमने डेटाबेस को डाउनलोड भी कर लिया, उस पर सेटअप आपने रन करना है और जो विजिट चलेगा उसको फॉलो करना है और आपकी डेटाबेस इंस्टॉल हो जाएगी। मे बी एरर आए, मे बी एरर ना आए, मोस्ट चांसेस हैं कि सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो जाएगी। नंबर 2 जो मेथड है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसमें हमने ओरेकल की डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक, या जो ओरेकल रिकमेंड करता है कि आपने इंस्टॉलेशन इस तरीके से करनी है या इंस्टॉलेशन से पहले ये स्टेप्स को कंप्लीट करना है, देन इंस्टॉलेशन करनी है, उस तरीके से इंस्टॉलेशन सीखेंगे जी। लैब में मेरे पास 2 वर्चुअल मशीन्स हैं और दोनों वर्चुअल मशीन्स पे हमने इंस्टॉलेशन करनी है। ये एक वर्चुअल मशीन मेरे पास है और एक मेरे पास रिमोट सिस्टम पे वर्चुअल मशीन है। ओके जी, कल हमने डेटाबेस डाउनलोड की थी। यहाँ पे वो डेटाबेस का सेटअप मेरे लिनक्स के अलहदा मेरे पास डेटाबेस पड़ी हुई है और विंडोज़ के लिए अलहदा पड़ी हुई है। मेरे पास एक यूटिलिटी इंस्टॉल है जिसका नाम है WinRAR। उसके थ्रू मैं से एक्सट्रैक्ट करूँगा और पहले मैं फ़ाइल नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये विंडोज़ के लिए, विन का मतलब विंडोज़ है और लिनक्स का मतलब लिनक्स। तो फाइल नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ जी मैं, और यहाँ पे करता हूँ एक्सट्रैक्ट हियर। ना एक्सट्रैक्ट फाइल्स करता हूँ, ना एक्सट्रैक्ट टू, ये वाला ऑप्शन करता हूँ। मैं एक्सट्रैक्ट हियर का बटन प्रेस करता हूँ, ये एक्सट्रैक्ट होगी। एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस चलेगा, यहाँ पे एक डेटाबेस का फ़ोल्डर बन जाएगा। जब मैं दूसरी फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करूँगा तो ये फ़ाइल भी ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होकर डेटाबेस का हिस्सा बन जाएगी, अलग से फ़ाइल नहीं बनेगी। अगर मैं ये वाला मेथड अप्लाई करता तो फिर क्या होता, डेटाबेस एक ये वाला फ़ोल्डर सेम इसी नाम से बन जाता, और एक जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता तो 2 नाम बन जाते हैं। ये हम अप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इस वर्चुअल मशीन में भी सेम यही डेटाबेस की फ़ाइल पड़ी हुई है, लेकिन इस सिस्टम पे मेरे पास WinRAR का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। तो विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमें फीचर प्रोवाइड करती है कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ज़िप फाइल को। एक्सट्रैक्ट ऑल का बटन दबाया मैंने, और यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका फ़ोल्डर बनेगा, मैंने एक्सट्रैक्ट का फर्दर बटन दबा दिया, तो अब ये एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब डेटाबेस का फ़ोल्डर नहीं बनाया, बल्कि 1 of 2 बना दिया है। इस तरीके से जब मैं दूसरी फाइल को एक्सट्रैक्ट करूँगा 2 of 2 को, तो उसका फ़ोल्डर अलग से बन जाएगा। हम इसके प्रैक्टिकल देख लेते हैं ताकि आपको कोई इशू ना आए। इसी तरीके से मेरे पास जो दूसरी वर्चुअल मशीन है जो रिमोट साइड पे है, इसको भी मैं खोल लेता हूँ। और इसमें मैंने एक चीज़ आपको नहीं दिखानी थी जो मैंने इस पे नहीं की अप्लाई। यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर को मैंने खोला तो मेरे पास कोई भी जो है ना इसका मीडिया नहीं पड़ा। तो मीडिया को मैं कैसे लेके आऊँ? एक तरीका ये है कि मैं इसको नेटवर्क पे करूँ और फिर नेटवर्क के थ्रू इसमें कॉपी करूँ डाटा। दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास एक फ़ैसिलिटी है जो मुझे VMware जो है VMware की तरफ से हमें फ़ैसिलिटी मिलती है कि हम यहाँ ऑप्शंस में जाएँ, वर्चुअल मशीन की सेटिंग में जाके ऑप्शंस, और ऑप्शंस में हमारे पास एक फ़ोल्डर शेयर्ड फ़ोल्डर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे जाकर मैंने ऑलरेडी एक डी शेयर्ड में मैंने फाइलें रखी हुई हैं, और मैप एज ए नेटवर्क ड्राइव इन विंडोज़ गेस्ट। ये डिसेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि वर्चुअल मशीन चल रही है। जब वर्चुअल मशीन बंद होगी तो ये ऑप्शन सारी इनेबल हो जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास ये मैप नहीं है। क्यों मैप नहीं है? जबकि मैं अगर इस वर्चुअल मशीन को ओपन करके देखूँ तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर में खोलता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे शेयर्ड होस्ट आ रहा है। उसमें क्यों नहीं आ रहा, जबकि उसमें सेम सेटिंग मैंने अप्लाई की और सेम जो है मेरे पास VMware वर्कस्टेशन का एडिशन है। रीज़न इज़ दैट कि इसमें क्या किया हुआ है मैंने, इसमें देखें तो मैंने VMware टूल को इंस्टॉल किया हुआ है, जबकि मैंने इस जो मेरे पास वर्चुअल मशीन ये वाली, इसमें VMware को टूल को इंस्टॉल मैंने नहीं किया। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ इस वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स के ऊपर, और यहाँ पे इंस्टॉल VMware टूल। इंस्टॉल का बटन मेरे पास ये आएगा, या मैं CD के थ्रू कर सकता हूँ, या मैं इसमें कॉपी रख सकता हूँ। मैं विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलता हूँ। अब मेरे पास VMware टूल्स के नाम से CD जो है मेरी, वो जो है इमेज फाइल जो है उसने मुझे ये वाली फैसिलिटी दे दी कि मैं VMware टूल्स को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकूँ। डबल क्लिक किया मैंने, ये ऑटोमेटिकली विजिट चल जाएगा और देखते हैं कि क्या होता है।
VMware टूल्स क्या करते हैं? VMware टूल्स सिर्फ काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी को या मोस्टली जो है कंपेटिबल ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है मेरे ख्याल में वो ज़्यादा नहीं आएगी इस टाइम। अगर मैं रेजोल्यूशन को खोल के देखता हूँ तो और भी कुछ जो है डिस्प्ले टाइप यहाँ पे जो है अभी नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि जब VMware टूल इंस्टॉल होते हैं तो देन क्या होता है। अभी VMware टूल इंस्टॉल हो रहे हैं और अभी ये मैं अब देखेंगे कि इसका स्क्रीन का जो साइज़ है वो भी चेंज होगा। नेक्स्ट का बटन मैंने दबाया, यहाँ पे टिपिकल है, टिपिकली मोस्टली लोग करते हैं इंस्टॉल, या मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इंस्टॉल ऑल प्रोग्राम फीचर, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ यू इंटेंड टू रन दिस वर्चुअल मशीन ऑन मल्टीपल VMware प्रोडक्ट्स। मैं टिपिकल कर लेता हूँ, मुझे इसी पे चलानी है और मल्टीपल पे नहीं चलानी। और इंस्टॉल का बटन दबाया। जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, ये मुख्तलिफ ड्राइवर्स इंस्टॉल करेगा, जिसमें माउस का है, इनपुट का है, जिसमें डिस्प्ले कार्ड का ड्राइवर है और प्रिंटर का ड्राइवर है। मुख्तलिफ किस्म के ड्राइवर्स हैं। देखें जी, इंस्टॉलिंग थिन प्रिंट ड्राइवर्स, इस तरह डिस्प्ले कार्ड का ड्राइवर अभी इंस्टॉल होगा और WVMCI ड्राइवर अभी इंस्टॉल हो रहा है। फिर सर्विसेज स्टार्ट होंगी, कुछ बंद होंगी। VM नेटवर्क, ये नेटवर्क का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। ये USB माउस का और वगैरह। देखें जी, ऑडियो का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, उससे पहले ऑडियो डिसेबल थी। अभी तो वैसे तो सर्वर में देखें अभी इसकी रेजोल्यूशन चेंज होगी और अभी आप देखेंगे तो इसकी रेजोल्यूशन जो है चेंज हो गई है। और ये इसको मैं रीस्टार्ट करा दूंगा सिंपली। उसने कहा जी रीस्टार्ट करो और अभी भी देखें तो आपके पास जो है, जैसे मैंने VMware टूल इंस्टॉल किया तो मेरे पास वो शेयर्ड फोल्डर नज़र आ गया जो मैंने वहाँ से शेयर किया हुआ था ऑप्शंस में जाके। मैं वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर देता हूँ और वापस आता हूँ अपने यहाँ पे, जहाँ पे मैं टू फाइल पे करता हूँ एक्सट्रैक्ट हियर का बटन दबाता हूँ और अब ये जो एक्सट्रैक्शन हो रही है ये भी डेटाबेस के फ़ोल्डर में आ जाएगी। इस वर्चुअल मशीन पे गया तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये एक फ़ोल्डर बन गया। मैं दूसरा फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट करता हूँ जो ज़िप फाइल है मेरे पास, तो मेरे पास दो फोल्डर बन जाएंगे। इसका मतलब है कि अब मुझे ये समझ नहीं आएगी कि मैं इसमें से सेटअप चलाऊँ या इसमें से चलाऊँ, और अगर इसमें से मैंने सेटअप चला दिया तो इसको कैसे पिक करेगा। फिर इसका आसान हल ये होता है, वैसे तो इसका आसान चलने में हो जाएगी ताकि हमारे पास एक प्रैक्टिकल जो है ना हमें होता हुआ नज़र आ जाए, ताकि कोई इशू ना हो आपको। मैं रिमोट सिस्टम पे जाता हूँ और मेरे पास वर्चुअल मशीन वापस आ गई है। हम इंस्टॉलेशन को रोकेंगे नहीं, ताकि ABC123* मैंने इसका पासवर्ड रखा। ये इनिशियल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी जो पासवर्ड की बेसिक पॉलिसी होती है विंडोज़ सर्वर 2012 R2 में, वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड की पॉलिसी होती है। अभी भी ये आप देखें ऑडियो जो है ना मेरे पास इनेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑडियो अब मेरे पास ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि मैंने ऑडियो की सर्विस जो है बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर में बंद होती है, और इसलिए बंद होती है कि हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम ऑडियो को सर्वर के ऊपर रन करें या कोई म्यूज़िक फ़ाइल चला के देखें। एनी केस ये फैसिलिटी होती है कि हम चला सकते हैं, तो हमें उसको सर्विस को इनेबल करना होता है। अब मैंने सिंपली जाना है, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ से इसका एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ। बिफोर DB इंस्टॉल, ये हमें VMware एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगेन बहुत अच्छी फैसिलिटी है जी। जैसे ही ये VMware का इमेज मेरे पास आएगा, आई थिंक ये देखते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। VMware का इमेज चल गया। आई थिंक VMware का इमेज कंप्लीट हो गया है बिफोर DB इंस्टॉल। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस का फ़ोल्डर अवेलेबल शेयर्ड में, एक्स्ट्रा में मैं गया और यहाँ पे मेरे पास वही दो ज़िप फाइलें पड़ी हैं। मैं इनको कॉपी करके, बल्कि ये पूरा फ़ोल्डर उठाता हूँ और इसे पूरे फ़ोल्डर को, एक्स्ट्रा के फ़ोल्डर को कॉपी करके D में पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास D में पेस्ट होगा, ये ऐसे वर्क करेगा सेम लाइक जैसे मेरे ख्याल में ये हमारे पास फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ओके जी, दोनों डेटाबेस की फ़ाइलें जो हैं मेरे पास आ चुकी हैं। अगर मैं डेटाबेस का फ़ोल्डर ओपन करूं तो ये मेरे पास मुकम्मल कंप्लीट जो है उसका मीडिया है, जहां से मैंने Oracle 11G डेटाबेस को इंस्टॉल करना है। प्रॉपर्टी में जाके चेक करते हैं कि इसकी कितना साइज़ है। 2.12 GB इसका साइज़, और यहाँ इसको भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। 2.6 GB, ठीक है जी।
और इसकी इंस्टॉलेशन के बाद क्या होगा, अब मुझे क्या करना होगा, अगर मेरे पास ये दोनों फाइलें फॉर एग्ज़ाम्पल आ चुकी हैं इस टाइम मेरे लैपटॉप वाली जो मशीन है उसमें, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो मीडिया मेरा जो पहली फ़ाइल थी या पहली कंप्रेस्ड फाइल थी उसके अंदर डेटाबेस का फ़ोल्डर बना और यहाँ पे मैं आ गया, लेकिन ये अनकम्प्लीट फ़ाइल है। इसको मैं साइज़ चेक करता हूँ इसका, ये साइज़ मेरे पास है 1.16 GB। तो मैं क्या करूँगा, दूसरे फोल्डर में जाऊँगा, डेटाबेस में गया, स्टेज में गया और कंपोनेंट्स में जाके कंपोनेंट्स कॉपी कर लूँगा। इन कंपोनेंट्स को कट कर लेता हूँ, बल्कि कट कर लिया, वापस फोल्डर 1 में आया, डेटाबेस में गया और स्टेज देन कंपोनेंट्स का यहाँ पे फोल्डर है एक, ये वाला, इसमें ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी सेम वही मेरा काम हो गया जो मेरा WinRAR ने किया था। लेकिन अब क्या होता है कि सम टाइम हम कंफ्यूज होते हैं कि शायद मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। जब मैंने इसे डिलीट किया तो अब क्या करूँ, फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं अदर सॉफ्टवेयर में जाके मैंने यहाँ WinRAR को अपने पास कॉपी किया हुआ है, मेरे पास 64 बिट है वर्चुअल मशीन, तो मैं 64 बिट इंस्टॉल कर लूँगा WinRAR का सॉफ्टवेयर। यहाँ से एक इसकी रजिस्ट्रेशन की है ताकि ये मेरे पास फुली वर्किंग इन्वायरमेंट में हो। 64 बिट फाइल में जाता हूँ यहाँ पे और इसको मैंने कर लिया रिप्लेस। व्हाट हैपन नाउ, अब मेरे पास एक्सट्रैक्ट हियर की ऑप्शन अवेलेबल हो गई है। ये देखें अभी इसका चेंज हो गया है ये, तो एक्सट्रैक्ट हियर का बटन दबाया मैंने। WinRAR का ये भी एक काम होता है कि ये एक्सट्रैक्शन जो है टाइम जो है कम लेता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ़ाइल को। यहाँ तक कितनी देर ये एक्सट्रैक्ट होता है, इतनी देर हम अपने दूसरी जो हमारे पास मशीन है उस पर जाते हैं जी। एक्स्ट्रा का फ़ोल्डर मेरे पास कॉपी हो चुका है। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, सिंपली अदर में जाके यहाँ से मैं WinRAR को इंस्टॉल कर लूँगा। जैसे ही WinRAR मैंने इंस्टॉल किया, ओके WinRAR को इंस्टॉल किया, इसमें भी मेरे इसकी rec.rar या जो भी इसकी फ़ाइल का नाम है उसे कॉपी करके रिप्लेस कर दिया ताकि मेरे पास WinRAR फुली जो है फीचर्स के साथ अवेलेबल हो। अगेन मैं डी में गया एक्स्ट्रा में और मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट हियर करता हूँ, ये भी एक्सट्रैक्ट हियर और वापस आते हैं अपनी इस मशीन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं कि सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है, तो 73% हो गया है जी यहाँ पे ये कंप्लीट। और अब अच्छी बात यह है VMware में हमें ये मिलता है एक स्नैपशॉट का जो फ़ीचर है ना, ये बहुत अच्छा फ़ीचर है। इसकी वजह से हमें बहुत सारे काम हमें रिवर्स में जाकर नहीं करने होते, बल्कि हम बैकअप रहते हैं टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से रिकवरी बहुत आसान हो जाती है। हमने प्रीवियस जाकर काम करना हो। ओके जी, एक फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होगी है, मैं दूसरी को भी कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये बटन दबाया तो ऑटोमेटिकली वो फ़ाइल जो कंपोनेंट्स वाली थी वो इसी डेटाबेस में मूव कर जाएगी, अलग से फ़ोल्डर नहीं बनेगा। रिमोट सिस्टम पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे भी अभी फ़ाइल 1 जो है एक्सट्रैक्ट हो रही है। ये देखें यहाँ पे 1 of 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 2 of 2 जब हम करेंगे तो फिर 2 वाली फ़ाइल आ जाएगी। 88% मेरे पास ये जो मैंने रिमोट सिस्टम एक्सेस किया है ये ज़्यादा पावर सिस्टम है। और दूसरी फ़ाइल पे मैं एक्सट्रैक्ट हियर का बटन मैंने दबाया तो मेरे पास अब डेटाबेस के फ़ोल्डर में दोनों फाइलें जा रही हैं। मैं इसका दोबारा स्नैपशॉट लूँगा, क्योंकि अगर मैंने ये स्नैपशॉट ना लिया तो फिर मुझे WinRAR अगेन इंस्टॉल करना पड़ेगा किसी एरर के केस में। ओके जी, हम वापस आते हैं हमारे पास। ये सिस्टम जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम क्या करते हैं कि मेरे पास MS वर्ड की हमने क्या करना है, एक और चीज़ है जो मुझे बतानी थी। मैंने यहाँ पे खोला हुआ है सफारी के ब्राउज़र में google.com को। यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मैं Oracle 11G क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, खुद ही लिखा गया है फॉर विंडोज़। जैसे मैंने लिख के क्यूरी किया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला लिंक जो खुलेगा वो Oracle का ही खुलेगा। ये देखें PDF में खुला हुआ है और ये मेरे पास सिंपली खुला हुआ है। मैं इस पर क्लिक कर लूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ पहले ही पे, तो .htm की शेप में मेरे सामने ये लिंक आएगा। ये देखें जी, क्विक इंस्टॉलेशन गाइड 11G रिलीज़ टू 11.2
11.2 का मतलब एक रिलीज 2, अगर 11.1 लिखा होता तो उसका मतलब रिलीज 1 था। फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ X64 का मतलब है 64 बिट, और ये इसमें मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे डाउनलोड कर लूँ तो मैं सिंपली डाउनलोड का बटन दबाऊँगा। यहाँ से डाउनलोड का बटन दबाऊँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि बेस्ट फॉर ऑफलाइन व्यूइंग एंड प्रिंटिंग, तो पीडीएफ का फॉर्मेट है जी। मैंने पीडीएफ को सिलेक्ट किया और ये जब जैसे मैं पीडीएफ सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। डाउनलोड पीडीएफ में मेरे सामने खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ से सिंपली मैं क्या करूँगा, सेव का बटन दबा के इसे अपने पास सेव कर सकता हूँ। ये फ़ाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। मैंने यहाँ पे दिखाने का मकसद ये था कि आपको भी पता चल जाए। मेरे ख्याल में मेरे पास ये डेटाबेस एक्सट्रैक्ट हो गई है। मैं इसका अगेन एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ ताकि ऑल इज़ वेल मैं इसे कह देता हूँ। बिफोर डीबी इंस्टॉल इसका नाम रख देता हूँ ताकि मुझे रिकवरी इसको रिस्टोर करना पड़े। टेक स्नैपशॉट मैंने किया, जितनी देर में स्नैपशॉट आता है तो हम वापस इस पे चले जाते हैं। ओके जी, अब मैं अपने लैपटॉप की वर्चुअल मशीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस का फ़ोल्डर आ गया। डेटाबेस के मैंने फ़ोल्डर को खोला जो कि मैं अपने ब्राउज़र में यहाँ पे मेरे पास खुला हुआ है। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे, ये डेटाबेस का फ़ोल्डर। डेटाबेस का फ़ोल्डर में क्या क्या है जी, सबसे पहले welcome.html, ये एक वेलकम की पेज है और इस पर काफ़ी कुछ और आएगा। सबसे पहला फ़ोल्डर है .doc का, डॉक्यूमेंट्स इसे कहते हैं मोस्टली जी। इसमें डी कॉमन em.112 हम इसे पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले इसमें एक index.html एक पेज है और ये गूगल क्रोम में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसके गूगल क्रोम को बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ है अपने इसमें। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसे चलाता हूँ कि क्या होता है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे सामने ओरेकल डेटाबेस प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन आ गई, और यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंटेशन की साइड पे मेरे पास ये HTML की फॉर्मेट आ रहा है, ये PDF का फॉर्मेट आ रहा है। डेटाबेस रीडमी, एप्लीकेशन एक्सप्रेस रिलीज नोट्स, डेटाबेस रिलीज नोट्स, वेयर हाउस बिल्डर रिलीज नोट्स, एप्लीकेशन एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन गाइड, डेटाबेस क्विक इंस्टॉलेशन गाइड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे PDF पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर मैं HTML पे करूँगा तो वही सारी इंस्टॉलेशन गाइड मेरे पास यहाँ पे HTML में खुल जाएगी, जो कि फिजिकली मेरी डेटाबेस डाउनलोड हुई तो उसके साथ ही सारी डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड हो गई थी। PDF पे क्लिक करूँगा तो अगेन वही PDF मेरे सामने आ जाएगा जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि आपको इंस्टॉलेशन गाइड, आपका जो ओरेकल का इंस्टॉलेशन का जो फोल्डर है, देखिए जी यहाँ पे डेटाबेस 2DB है, ये भी एक आपके पास गाइड पड़ी है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने यहाँ इसके थ्रू नहीं देखना, तो आपके पास फिर एक और मेथड है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे फोल्डर में कहीं ये फाइलें पड़ी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ाइल पड़ी है, ये भी एक गाइड है ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर, ये विंडोज़ एंड यूनिक्स के लिए। हम विंडोज़ एंड यूनिक्स पे नहीं जाते, हम कोई और फोल्डर खोलते हैं इंडेक्स का, इसमें भी नहीं है तो विंडोज़, ये win.112 का मैंने फ़ोल्डर खोला तो इसमें भी मेरे पास ये देखें प्लेटफॉर्म गाइड ओरेकल डेटाबेस, और इसके बाद ये वाला फ़ोल्डर खोलते हैं तो इसके अंदर फिर हमें और मज़ीद ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे एक फ़ोल्डर होता है जिसमें सारे जो है ना वो हमारे पास PDF फाइलें पड़ी होती हैं। अगर मैं इस फाइल को खोलूँ तो ये देखें जी 2DB की फ़ाइल मेरे पास खुल गई है। मतलब जो हम ये वेलकम डॉट index.html का पेज चला रहे थे, हमारे पास जो HTML और PDF के जो फॉर्मेट्स में चीज़ें हैं वो खुल रही थी, डॉक्यूमेंटेशन वो यहाँ पे भी पड़ी हुई है। और उसके बाद मेरे पास बैक जाता हूँ मैं इंस्टॉल, और यहाँ पे OUI ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर, या मैं यही काम setup.exe के थ्रू कर सकता हूँ। setup.exe क्या है, मेरे पास बूटस्ट्रैप हम इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं कि जो ऐसी फ़ाइल जो रनिंग चलने के लिए रेडी हो जाए, बस हमने डबल क्लिक करना है और उसमें चल जाना है। इसके टाइप पे देख लें एप्लीकेशन और बाकी फ़ोल्डर टाइप आ रहे हैं। वापस अपनी वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ जी, ये सारी फाइलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पे PDF रीडर वगैरह इंस्टॉल नहीं किए तो इसमें ये चलेंगे नहीं, मेरे पास सर्वर मशीन है। अब मैंने यहाँ पे ये जो इंस्टॉलेशन गाइड है मेरे पास इसकी, ओके जी, तीसरा मेथड एक और भी है। जब हमने जिस लिंक से ओरेकल डेटाबेस को डाउनलोड किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था और इसको मैंने सेलेक्ट किया था 2.11 इसका मतलब है रिलीज़ 1, मुझे रिलीज़ 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नहीं ये तो मैं 12C की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 11G में मुझे चाहिए
सेकंड रिलीज, तो 11.2.0 ये मेरे पास 11.2.0.1.0 ये ओपन वीएम के लिए है ये वाली फ़ाइल, ये जी लिनक्स के लिए है। हमारा इससे ताल्लुक़ था, हमने ये वाली फ़ाइल डाउनलोड की। ये तो था डाउनलोडिंग का जिसमें डाउनलोड थे, लेकिन यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंटेशन का पेज एक लिंक बना। मैं इस डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने डॉक्यूमेंटेशन खुलेगी। लेटेस्ट डॉक्यूमेंट जो भी लेटेस्ट डेटाबेस होती है उसके डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले आ रही होती है। तो ये हम व्यू ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन फॉर ओरेकल डेटाबेस 12 से रिलीज़ 12.2 और यहाँ पे हमारे पास 11G की आ रही है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, व्यू ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन फॉर रिलीज़ 1 और ये रिलीज़ 2 की है। मैं रिलीज़ 2 पे क्लिक करता हूँ 11G पे, और फिर अगेन मेरे पास 2-डे DBA, 2-डे सिक्योरिटी गाइड, 2-डे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग गाइड, 2-डे रियल एप्लीकेशन क्लस्टर गाइड, 2-डे डाटा वेयर हाउस गाइड, 2-डे डाटा एप्लीकेशन एंड इंटीग्रेशन गाइड। ओरेकल का हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है मोस्टली फ्री है। सेम लाइक लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जितनी भी गाइड्स होती हैं वो आपको फ्री अवेलेबल मिल जाती हैं उनकी साइट पे ही। यहाँ से सिंपली हमने फॉर एग्जांपल मुझे 2-डे DBA गाइड चाहिए तो मैं ये डाउनलोड कर लूँगा। मेरे पास इस तरीके से डेवलपर एसेंशियल्स है, काफ़ी सारी यहाँ पे गाइड्स पड़ी हुई हैं। किसी यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है। ये क्लिक किया तो ये डाउनलोड का बटन दबाना है और आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। जहाँ से अपनी डेटाबेस डाउनलोड करनी है वहीं पे आपके पास ये गाइड्स भी पड़ी हैं डॉक्यूमेंटेशन के टैब में। तो अभी तक हमने 2 टैब्स देखे हैं यहाँ से, डाउनलोड्स का और डॉक्यूमेंटेशन का। इससे मैं ब्राउज़र को बंद करता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन ओके। वापस आता हूँ जी मैं अपने सर्वर के ऊपर, वर्चुअल मशीन के ऊपर जिससे मैंने फ़ाइल को रखा है। अब जो मैंने क्विक इंस्टॉलेशन गाइड बल्कि रिमोट पीसी पे चलता हूँ। रिमोट पीसी पे मेरे पास अकॉर्डिंग टू मैं यहाँ पे जो स्लाइड मैंने खोली थी, अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड एक सिंपल इंस्टॉलेशन है। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, ओरेकल को डाउनलोड किया और इंस्टॉलेशन करना शुरू कर दी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डेटाबेस इंस्टॉल हो जाए, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मीडिया करने की ज़रूरत नहीं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैंने क्या करना है, राइट क्लिक ऑन सेटअप, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यह आप सिंपली डबल क्लिक कर दें। मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से ही मैं इस टाइम लॉगिन हूँ। देखते हैं व्हाट हैपन्स। ये क्या करेगा, ये ओरेकल का यूनिवर्सल इंस्टॉलर खोल देगा। ओरेकल OUI कहते हैं जैसे, ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर। ये कुछ चीज़ें चेक करना। अच्छा, VMware टूल आपने ज़रूर इंस्टॉल करने हैं। ये दोनों में सब, चाहे सिंपल इंस्टॉलेशन करें, लेकिन फिजिकल मशीन पे ये दोनों ही रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल मशीन पे VMware चूँकि आपने इंस्टॉल नहीं किया तो ज़रूरत नहीं होती उस पर। फिजिकल मशीन पे आपका जो ग्राफिक कार्ड है उसकी जो रेजोल्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू दी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो थी वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दी थी। वो कहता है जी इन्वायरमेंट डज नॉट मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। ये कि उसने INS-13001 एक एरर दिया है। वो कह रहा है कि फिर भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या क्या जो चीज़ है इसको हम इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। INS-13001 क्या एरर है, तो हम अकॉर्डिंग टू दैट जो है एरर उसको फिक्स करेंगे और दोबारा इंस्टॉलेशन चला लेंगे। लेकिन सिंपल इंस्टॉलेशन में इट्स ओके, कोई बात नहीं है। मैं येस करता हूँ, इसने मुझे पहली विंडो खोल दी। यहाँ पे प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस टू इन्फॉर्म्ड ऑफ सिक्योरिटी इशूज़, इंस्टॉल द प्रोडक्ट एंड इनिशिएट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अगर आपके पास ओरेकल का माई सपोर्ट का लाइसेंस है, आपने ओरेकल डेटाबेस की सपोर्ट का लाइसेंस ख़रीदा हुआ है, तो आप जो ईमेल उन्होंने दिया आपको उस सपोर्ट के लिए, या आपने रजिस्टर किया, वो ईमेल डालेंगे यहाँ पे। या आप चाहते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी अपडेट भी आया करें, आई विश टू रिसीव सिक्योरिटी अपडेट्स VI या बाई माई ओरेकल सपोर्ट, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे उसका पासवर्ड। ठीक है जी, सपोर्ट पासवर्ड, यहाँ पे ईमेल और उसका पासवर्ड। मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखें जी, मैंने अगर दोनों को फिल नहीं किया तो मेरे पास नेक्स्ट का बटन फिर भी इनेबल है। मैं नेक्स्ट करूँगा, इसका मतलब है कि मेरी डेटाबेस इंस्टॉल हो जाएगी, उसकी मुझे जो सपोर्ट और बाकी चीज़ें वो अवेलेबल नहीं होंगी। मैं नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ। वो कह रहा है आपने जो है ना कोई ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं किया, आपके पास ये क्रिटिकल अपडेट्स वगैरह या सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, येस करो, यानी कि जाने दो, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। अब उसने मुझे 3 ऑप्शंस देती हैं, क्रिएट एंड कन्फिगर ए डाटाबेस,
इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर ओनली, अपग्रेड एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। समटाइम क्या होता है कि जैसे मैंने 10G इंस्टॉल की हुई है और 10G को मैं चाहता हूँ कि मैं अपग्रेड कर लूँ 11G पे, तो मैं तीसरा ऑप्शन चूज़ करूँगा। मैं कहता हूँ कि मैंने डेटाबेस क्रिएट नहीं करनी, सिर्फ डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सेम लाइक आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करते हैं, तो सीक्वल सर्वर इंस्टॉल होकर हम कन्फिगर कर लेते हैं, या कन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट उसमें विजिट चलती है और विजिट में जो वो क्वेश्चनिंग हो रही होती है उनको हम आंसर करते हैं, और फाइनली हमारे सामने जो है ना एक विजुअल स्टूडियो उसका खुल जाता है, या एसक्यूएल स्टूडियो खुल जाता है। उस एसक्यूएल स्टूडियो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि हम जाके उसमें डेटाबेस क्रिएट करें। तो सेम उसी मेथड में क्या है कि ओरेकल का इंस्टॉलेशन का मेथड जो है डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं उसको कॉन्सेप्चुअली कहूँ तो वही चीज़ है। तो ये अगर ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका ओरेकल डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, डेटाबेस क्रिएट नहीं करेगा। तो मैं पहला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, क्रिएट एंड कन्फिगर डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट भी करो, यानी कि पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, देन डेटाबेस क्रिएट भी करो और फिर कन्फिगर भी करो उसे। तो इसका मतलब ये है कि इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, क्रिएट डेटाबेस, देन कन्फिगर डेटाबेस, 3 ऑप्शन है। नॉर्मली आपको ये वाला ऑप्शन जो है ना मुख्तलिफ जो है फॉर्म्स पे मिल जाएगा। ये एडवांस इंस्टॉलेशन है। एडवांस इंस्टॉलेशन मैं नहीं कह सकता, नॉर्मली है, लेकिन एक आम बंदे के लिए एडवांस इंस्टॉलेशन होती है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि सॉफ्टवेयर ओनली का क्या मतलब है और डेटाबेस क्रिएट का क्या मतलब है। तो हम पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं, क्योंकि मैं अभी तक इस पर मैंने कोई प्री रिक्वायरमेंट सेटिंग्स नहीं अप्लाई की। मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस अगेन आ गए हैं, डेस्कटॉप क्लास या सर्वर क्लास। अगर आप लैपटॉप पे डायरेक्टली जो है इंस्टॉल कर रहे हैं डेटाबेस, तो उसमें क्या होगा कि आप डेस्कटॉप क्लास चूज़ कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है। क्या कहता है जी, चूज़ दिस ऑप्शन इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग ऑन अ लैपटॉप और डेस्कटॉप क्लास सिस्टम। दिस ऑप्शन इंक्लूड्स अ स्टार्टर डेटाबेस एंड अलाउज मिनिमल कन्फिग्रेशन। क्या करेगा कि आपको स्टार्ट की जो मतलब मिनिमल कन्फिग्रेशन के साथ, जैसे मैंने आपको लिनक्स को इंस्टॉल किया तो मैंने आपको बताया कि अगर आप मिनिमल इंस्टॉलेशन सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने जो है शेल का इन्वायरमेंट मिल जाएगा, लेकिन GUI आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें भी क्या होता है कि डेस्कटॉप इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत सा कुछ फीचर्स जो है मिस हो जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स जो होती हैं, जैसे ओरेकल डेटाबेस की HR का स्कीमा होता है या स्कॉट का एक स्कीमा होता है, इंस्टॉल हो जाता है विद डेटाबेस, वो आपको शायद ना मिले। तो सर्वर क्लास में आपको मैक्सिमम जो जितनी भी इंस्टॉलेशन ऑप्शंस हैं वो सारी अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन पहला ऑप्शन सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस इंस्टॉलेशन, रियल एप्लीकेशन क्लस्टर डेटाबेस इंस्टॉलेशन, जिसे रैक का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। रियल एप्लीकेशन मींस रैक। अभी हम रैक पढ़ने नहीं जा रहे हैं। रैक इट्सेल्फ एक काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट और एक सेपरेट चैप्टर है। तो हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस इंस्टॉलेशन है, हमने पहला ये यूज़ करना है ऑप्शन। नेक्स्ट किया, अब वो कह रहा है टिपिकल इंस्टॉलेशन करनी है या एडवांस इंस्टॉलेशन करनी है। टिपिकल इंस्टॉलेशन परफॉर्म फुल ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉलेशन विद बेसिक कन्फिग्रेशन। एडवांस इंस्टॉलेशन में क्या है जी, अलाउज एडवांस सिलेक्शन सच एज डिफरेंट पासवर्ड फॉर सिसमैन सिस्टम एंड DB SNMP अकाउंट्स डेटाबेस करेक्टर सेट प्रोडक्ट लैंग्वेजेस ऑटोमेटेड बैकअप्स कस्टम इंस्टॉलेशन एंड अल्टरनेटिव स्टोरेज ऑप्शन सच एज ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट। मैंने ASM का आपको फाइल सिस्टम का जो टॉपिक पढ़ाया था OCA के बेसिक लेक्चर्स में, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं ज़्यादा डेटाबेस का या ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, तो एक फ़ाइल सिस्टम का मैंने पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसमें मैंने ASM का डिटेल्स जिक्र किया है। मैं इन सब ऑप्शन को भी छोड़ता हूँ, टिपिकल इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके जी, बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या किया है जी, जिस जगह पे यह ओरेकल ये रिकमेंड करता है कि आप कभी भी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ड्राइव है वहाँ पे इंस्टॉलेशन ना करें। ठीक है जी। D में इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ोल्डर बनाएगा, भी बनाया नहीं, अभी सिर्फ मुझे बताया है उसने। D में वो कह रहा है कि मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा ऐप का, और ऐप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ, अगर मैं किसी और यूज़र से लॉगिन होता तो वो उस यूज़र को ऐप के सामने डाल देता। मैं इस यूज़र को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ आपने ऐप/अगेन। जैसे मैंने यूज़र डिलीट किया तो यहाँ से भी डिलीट हो गया। अब सॉफ्टवेयर लोकेशन क्या होगी, मेरा D ड्राइव। अगर मैं चाहता हूँ मैंने C पे इंस्टॉल करना है तो मैं C पे भी कर सकता हूँ, लेकिन रिकमेंडेशन ये होती है कि आप D पे ही इंस्टॉल करें। आप अपनी तरफ से कोई लोकेशन दे सकते हैं, इसमें कोई जो है ना दो राय नहीं है। अब कहता है जी स्टोरेज टाइप, आपने फाइल सिस्टम कौन सा चूज़ करना है। ये जो फाइल सिस्टम है
जो यहाँ पे ये वाला इसका एंटीफेस वाला फाइल सिस्टम है इस ड्राइव का, इसको आपने यूज़ करना है इंस्टॉलेशन के लिए या ओरेकल डेटाबेस की मुख्तलिफ ऑप्शंस के लिए, या आपने ओरेकल के अपने ऑटोमेटेड स्टोरेज मैनेजमेंट को इंस्टॉल कर यूज़ करना है। ठीक है जी। जैसे मैंने उसे सेलेक्ट किया तो कहता है जी ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज़ नॉट कन्फिगर्ड ऑन दिस सिस्टम। इस सिस्टम पे ये कहता है जी ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर ही कन्फिगर नहीं है। तो मैं सिंपल फाइल सिस्टम पे रहते हुए नेक्स्ट कर देता हूँ। वो कहता है जी डेटाबेस के फाइल की लोकेशन कहाँ पे बनेगी, डी ऐप और ओरा डाटा के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, वहाँ पे जाके इसकी फ़ाइल बनेगी जी। अब डेटाबेस एडिशंस की मैं पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड 1 और पर्सनल एडिशन। मैं यहाँ से एंटरप्राइज एडिशन को सिलेक्ट करूँगा और इसकी स्पेस देखें जी, वो कह रहा है जी ये 3.34 GB लेगा, ये 3.29 GB लेगा और पर्सनल एडिशन भी 3.34 GB लेगा। मैंने आपको बताया था पर्सनल एडिशन और एंटरप्राइज एडिशन में कोई फ़र्क नहीं होता, फ़र्क एक ही था जो मैंने उस दिन बताया था। ओके, या पहले लेक्चर में बताया था। अब वो कहता है जी डेटाबेस, ग्लोबल डेटाबेस का नाम क्या रखना है। मैं कहता हूँ ORCL बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है यानी कि ओरेकल। मैं ये भी रख सकता हूँ उर्दू IT या UIT, ये भी मैं रख सकता हूँ उर्दू IT। इसका पासवर्ड कहता है जी, मैं ओरेकल रख देता हूँ इसका पासवर्ड ORACLE पासवर्ड रखा मैंने। यहाँ पे वो कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड वगैरह वगैरह, पासवर्ड जो हमने इंटर किया वो कह रहा है जी ये रिकमेंडेड पासवर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड पासवर्ड नहीं रखा आपने, बहुत छोटा वो पासवर्ड रखा है जो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड नहीं है। मैं नेक्स्ट करता हूँ और वो कह रहा है जी आपका जो पासवर्ड था वो रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता। मैं कहता हूँ कंटिन्यू करो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे वो क्या करेगा, सारी समरी के तौर पे एक आपको ना दिखा देगा फाइल, जिसको हम रिस्पांस फाइल भी समटाइम कहते हैं। वो सारी यहाँ पे समरी दिखा रहा है। मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ अपने पास। मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे इसे सेव कर दो, db.rsp इसकी एक्सटेंशन होगी। मैं कहता हूँ installation.rsp, सेव किया। इसकी एक्सटेंशन कोई और नहीं आ रही, फाइल टाइप सेव। जैसे मैं सेव का बटन दबाऊंगा तो फाइल मेरे पास आ गई है। इसमें से मैं देख सकता हूँ इन फ्यूचर के मैंने क्या क्या इंस्टॉल किया था, क्या सिलेक्शन की थी। फिनिश का जैसे मैं बटन दबाऊंगा तो मेरे पास इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं ये डिटेल का बटन दबा देता हूँ तो मेरे पास डिटेल्स भी आ रही हैं, कब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो मैं इसको दबा देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ये इंस्टॉलेशन का विज़िट चलेगा, ये इसने 100% इंस्टॉल होना है जी। हम देख लेते हैं कि व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट। हमने लेक्चर का जो टाइम है उसको मिनिमम रखना है ताकि हमारे पास कोई जो है वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ ना हो। ये सारी हमारे पास समरी आ रही है और आई होप सो कि ये अब ये डिपेंड करता है आपकी जो रैम का साइज़ है उस पर, और आपका जो CPU है उसकी साइकिल पे डिपेंड करता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, मतलब उसका CPU की स्पीड कितनी है और रैम की जो है साइज़ क्या है। क्योंकि ये जो अब सारा काम हो रहा है ये थ्रू रैम हो रहा है, रैम के ऊपर ये इंस्टेंस या जो ये काम हो रहा है, ये जो UI इंस्टॉलर है ओरेकल का OUI, ये लोडेड है इस टाइम और सारा काम वहाँ से चल रहा है। रैम के बारे में या लोडिंग ऑन टू रैम, इस कॉन्सेप्ट को आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक में बाखूबी देख सकते हैं। तब तक इंस्टॉलेशन होती है, तब तक हम दूसरी वीडियो पे चलते हैं जी। या मैं कहता हूँ कि चलो मैं इसे वेट करता हूँ कि हाउ मच टाइम इट विल टेक। हमारा प्रिपरेशन सक्सीडेड हो गई है। कॉपी फाइल्स इन प्रोग्रेस और यहाँ पे सेटअप फाइल्स आएंगी, देन ओरेकल डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल आएंगी। तो अभी ये क्या कर रहा है, सारी फाइलों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है वेयर इनटू डी ऐप प्रोडक्ट 11.2.0 देन db1। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट इसने फ़ोल्डर बनाया था। टिल दैट टाइम क्या करते हैं हम, टिल दैट टाइम वी कैन पॉज द वीडियो। बट मैं चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि कोई सम टाइम हमें कुछ एरर्स का जो है सामना करना पड़ता है। उस जब एरर आ जाते हैं तो हमें इशू होता है जी। ओके जी, हम की तरफ चलते हैं। ये तो सिंपल इंस्टॉलेशन जो आपको मोस्टली जब आप कोई फॉरम पे जाके देखते हैं या कोई मे बी यू विल ट्राई टू सर्च सम वीडियो ऑन some forum like Dailymotion, like YouTube, and some institute or some
बेसिक इंस्टॉलेशन वीडियो, तो वहाँ पे ये आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है कि आपको इंस्टॉलेशन टाइप क्या है, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन आपको अगर आ जाती है तो आपको, मैं ही समझता हूँ कि इंस्टॉलेशन नहीं आई या इंस्टॉलेशन ना होने के बराबर आई है। तब तक हम क्या करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं दूसरे जो है मेरा सिस्टम उस पर चलता हूँ जी। और देखते हैं कि कहाँ तक इंस्टॉलेशन होती है। ये मेरा ख्याल ये है कि आई डिड, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है। मैंने ये इंस्टॉलेशन करनी थी अपने इस रिमोट सिस्टम पे, और रिमोट सिस्टम पे करने के बजाय मैंने जो है इंस्टॉलेशन कर दी है अपने लैपटॉप पे। चलें कोई बात नहीं, खैर अगर लैपटॉप पे भी इंस्टॉलेशन कर दी है तो कोई बात नहीं है, ये भी हमारे लिए ठीक है, एक्सेप्टेबल है। देखते हैं कि इंस्टॉलेशन कहाँ तक जाती है जी हमारी। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है वी विल सी हाउ टू बिहेव विद दिस इंस्टॉलेशन। अभी मैं कंफ्यूज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ 2 मशीन्स। ओके जी, हम देखते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे हो रही है। टिल दैट टाइम मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ एक फ़ाइल। ओके जी, पहले पढ़ते हैं हम। ये इंस्टॉलेशन चलती रहेगी और हम दूसरी वीडियो, हमने एक और बना लेंगे वीडियो इंस्टॉलेशन के लिए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी वीडियो बनाने तक, जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है, हम एक फ़ाइल पढ़ते हैं, बल्कि उस क्विक इंस्टॉलेशन गाइड को खोल लेते हैं जो मैंने ओरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड की है। ओरेकल की वेबसाइट से जो मैंने क्विक इंस्टॉलेशन गाइड डाउनलोड की है, अकॉर्डिंग टू इसमें देखते हैं कि ओरेकल क्या क्या आप इंस्टॉलेशन कैसे करें। फॉर एग्जांपल ये कहता है जी आपने सबसे पहले डिस्क स्पेस को चेक, ये सारी स्पेस मैं आपको बता चुका हूँ। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स वो कहता है जी आप चेक करें जी। ये प्रोसेसर टाइप इसमें बता रहा है कि आप इसको देख सकते हैं। विंडोज सर्वर 2012-64, यहाँ पे 2016 का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि उस पर अगर इंस्टॉल करेंगे तो मे भी उसको सपोर्ट करे, लेकिन उसके साथ फुली कंपेटिबल ना हो। ये हमें जो है ना चीज़ें जो है मिलेंगी हमारे इस इंस्टॉलेशन गाइड में, हमें ये हेल्प मिल जाएगी। और सिस्टम मेरा आई थिंक ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है जैसे सोने की तरफ चला गया या सो गया है, जस्ट ड्यू टू लोड ऑफ डेटाबेस। और आगे देखते हैं जी क्या होता है कि ये चलती है या नहीं चलती है, तो हमें क्लियरिटी अपने इसकी आ जाएगी व्हाट हैपेंड। ओके जी, यहाँ पे ये कह रहा है जी फिर आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कुछ चेक करनी है, कुछ आपने नेटवर्क की कम्युनिकेशन टाइप को भी चेक करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपके डिफ़ॉल्ट शेयर कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट है, ये किसने बताया हुआ जी। आप नेट यूज़ /hostname/c: आप इंटर करें, द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली अगर आता है तो फिर आप ये जो है आपका ये काम सक्सेसफुल है। ये उसने ब्राउज़र दिए हुए हैं जी, कौन कौन से ब्राउज़र्स आपके लिए काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक जो है हमारे पास फैसिलिटी है इस ओरेकल इंस्टॉलेशन गाइड को पढ़ने की। और अगर ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, टिपिकल इंस्टॉलेशन में क्या है और आपकी इंस्टॉलेशन टाइप क्या है। जैसे टिपिकल इंस्टॉलेशन कह रहा है, हाँ एडवांस इंस्टॉलेशन का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे परफॉर्म प्री रिक्विजिट्स चेक से क्या आपने चेक करना है कि क्या क्या आपके पास जो है ना सारी चीज़ें ओके हैं जो आपने प्री रिक्विजिट्स में चेक करनी थी या नहीं है। ये 55% पे पहुँच गया है। आई थिंक लाइक दैट कि ये मेरे पास
जो वीडियो का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होने का ख़दशा है। और अभी सेटअप आई होप सो कि ये जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। मुझे चाहिए था कि मैं इसकी जो है इसकी मेमोरी जो रैम है उसको बढ़ा देता, बट ड्यू टू सम ऑफ मेमोरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन माय सिस्टम मैं उसे बढ़ा नहीं सकता था। और आई होप सो कि ये जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी मेरे पास डेटाबेस। डिटेल्स में मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, और जैसे जैसे ये डिटेल्स मेरे सामने आती हैं तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि सिस्टम का बिहेव क्या है, सिस्टम क्या कर रहा है इस टाइम। ये लैपटॉप वाली मशीन मैंने पहले जो है कस्टम इंस्टॉलेशन या एडवांस इंस्टॉलेशन के लिए सेलेक्ट की थी, बट अब क्या करेंगे कि हम रिमोट सिस्टम पे एडवांस इंस्टॉलेशन करेंगे और इस पर हमने जो टिपिकल मेथड है, जो सिंपल मेथड है वो अप्लाई किया है और इसको इंस्टॉल कर लिया है। यह मेरी 75% ऑफ जो है एक्स हो चुकी है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं फॉर दिस टाइम को पास करता हूँ। जैसे 100% पे पहुँचेगी तो मैं दोबारा वीडियो को यहाँ से, मेरे पास अगर ऑप्शन आ रहा है वीडियो को पास करने, ओके जी, मैंने जो है वीडियो को दोबारा रिज्यूम कर लिया है। और जैसे मैंने रिज्यूम किया तो मेरे पास 100% जो है इंस्टॉलेशन हुई। और इंस्टॉलेशन के बाद मेरे पास ओरेकल नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट जो है चला, और ओरेकल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गई है मेरे पास। और ये अभी इस टाइम जो है डेटाबेस अब क्रिएट हो रही है। तो देखें जी, कॉपिंग डेटाबेस फाइल्स किस जगह पे कॉपी कर रहा है, डी एप सी एफ जी टूल्स लॉग्स /dbca UIT हमारी डेटाबेस का नाम है, जो UIT बता रही है उर्दू IT को। यहाँ पे मैं देख भी लेता हूँ कि मेरे पास अभी जो फाइलें बनी हैं, असल में मैं इसको इसलिए नहीं खोलना चाह रहा कि मेरे पास शायद मे बी स्पीड ऑफ सिस्टम डिक्रीज़ हो जाए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऐप का फ़ोल्डर बन गया है, और ऐप का फ़ोल्डर यहाँ पे ओवरऑल डाटा में हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी फ़ाइलें आई हैं। तो हमारे पास एक टेम्प फाइल अभी आनी है, जो नहीं आई वो भी क्रिएट होनी है। देखें जी, क्लोन डेटाबेस क्रिएशन इन प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस चल रही है। 100% का मतलब ये होता है कि आपकी जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, और उसके बाद डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट स्टार्ट होता है, जो एक यूटिलिटी है इंस्टॉल हो जाती है विद सॉफ्टवेयर, जिसको हम बाद में भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता। और मोस्टली डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट को लोग जो है आम लोग जो है DBCA के नाम से भी पुकारते हैं, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। ये मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट के थ्रू आप डेटाबेस को रिमूव भी कर सकते हैं कि यूटिलिटी आपके पास अवेलेबल होती है। तो देखते हैं जी, क्या हमारे पास टेम्प वाली फ़ाइल आ गई है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे। ओके जी, फाइलें हमारे पास इंक्रीज़ हुई हैं। अभी तक भी मेरे पास टेम्प की फ़ाइल नहीं आई भी। मेरे पास 6aux01 सिस्टम 01 undo tbs01.dbf dbs एक्सटेंशन है हमारी डेटाबेस की फ़ाइल्स की। और यहाँ पे मेरे पास अभी तक इंस्टॉलेशन जो है इन प्रोग्रेस है। देखते हैं व्हाट हैपन्स नेक्स्ट नाउ। और ये डेटाबेस क्लोन कॉन्फ़िगरेशन चल रही है। हम देखते हैं कि हमारा CPU कितना यूटिलाइज़ हो रहा है एट दिस टाइम, ताकि हमें अंदाज़ा हो, और हमारे रैम की पोजीशन क्या चल रही है। मोर डिटेल में मैं जाता हूँ और यहाँ से परफॉर्मेंस काउंट करता हूँ, तो 50-20 मतलब 30% PC यूज़ हो रहा है, जबकि मेमोरी जो है वो 80% यूज़ हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास मेमोरी कम है और हमारे पास CPU जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी ही अवेलेबल है। फोर्टी 45% इसने क्रिएट कर दिया है। क्रिएटिंग
अब जो ऑप्शन चला क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग ओरेकल इंस्टेंस, ओरेकल इंस्टेंस क्रिएट होगा और उसके बाद स्टार्ट होगा। इसका मतलब एक स्टार्ट का मतलब होता ये है कि मेमोरी में यानी कि रैम में लोड हो जाएगा ओरेकल डेटाबेस की जो का जो इंस्टेंस है। अब इंस्टेंस क्या है ये एक अलग कहानी है। ये सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से अगर सांसें चलती रहीं तो हम वर्कशॉप 1 में पढ़ेंगे इसको, या OCA एसक्यूएल फंडामेंटल्स के बाद का जो कोर्स है उसमें पढ़ेंगे। 46% अभी तक कंप्लीट हो चुका है जी डेटाबेस की क्लोन डेटाबेस क्रिएशन इन प्रोग्रेस। मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन वीडियो पास करता हूँ ताकि टाइम। ओके जी, अभी तक जो प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का या कंप्लीटिंग डेटाबेस क्रिएशन का जो प्रोसेस चल रहा है अभी, जिसमें हमारे पास ये क्लोन डेटाबेस क्रिएशन इन प्रोग्रेस अभी 85% हुई है। और जो मैं फ़ाइलों की बात कर रहा था कि यहाँ पे टेम्प एक जो है DB फाइल बनेगी, ये भी एक बन गई है और ये चल रही है इंस्टॉलेशन अभी 85% हुई है। मैंने इसको रिज्यूम वीडियो को इसलिए किया कि ये स्टेप, ताकि अभी तक आपको जो है ना मैक्सिमम कोशिश मैं ये करूँगा कि इसके मैक्सिमम जो प्रोग्रेस आपको शो करूँ, बट ड्यू टू टाइम मैं इसको बार बार पास कर रहा हूँ ताकि इशू ना हो। ओके जी, 85% और ये टाइम इसलिए ले रहा है प्रोसेस। ओके जी, ये एक उसने वार्निंग दी है मुझे कि आपका इंटरप्राइज मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन सक्सीडेड विद फॉलोइंग एरर्स, एरर स्टार्टिंग डेटाबेस कंट्रोल, प्लीज़ एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड्स, सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ओरेकल अंडरस्कोर यूनिक नेम UNQ नेम टू डेटाबेस यूनिक नेम। और फिर क्या करें जी, नंबर 2 पे आप क्या करें जी, प्रोडक्ट 11 जी ये वगैरह सारे एक फ़ाइल पड़ी है उसको भी स्टार्ट करें आप, स्टार्ट DB कंसोल। तो हम क्या करते हैं, हम इसको चलाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं सिंपली माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं जाऊँगा एडवांस सेटिंग में, यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल और यहाँ से सिस्टम वेरिएबल, और यहाँ से मैं उस पढ़ता हूँ जी क्या कहता है जी, ओरेकल अंडरस्कोर UNQ नेम, ओरेकल अंडरस्कोर UNQ नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू क्या है UIT जो मेरी यूनिक नेम था। नंबर 2 पे वो कहता है जी, ये मैंने ओके कर दिया। यहाँ से वो कहता है जी आप जाएं D प्रोडक्ट, तो मैंने D खोला, ऐप में प्रोडक्ट 11.2.0 DB हूँ 1, यहाँ पे बिन का एक फ़ोल्डर है, ओके, और बिन के फ़ोल्डर में कह रहा है जी आप emctl.batch, emctl ये रही जी एक फ़ाइल है एप्लीकेशन, ये बैच फाइल है। इसको राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। कर दिया जी, और मैंने ओके का बटन दबाया। जैसे मैंने ओके का बटन दबाया तो उसने मुझे फ़ौरन से पहले एक ये नई स्क्रीन दे दी। इसमें उसने मुझसे कहा जी आपकी ग्लोबल डेटाबेस का नाम जो है UIT है, सिस्टम आइडेंटिफायर UIT है, और सर्वर पैरामीटर फाइल नेम ये है जी आपका फाइल SP फाइल UIT.ORA, और इसका जो डेटाबेस कंट्रोल URL है जो उसका पाथ ये है। इसको मैं कॉपी करके मोस्टली क्या करता हूँ, एक नोटपैड की फ़ाइल बनाता हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस है, आपने कैसे करनी डिपेंड ऑन यू। इसमें कॉपी कर लिया जी मैंने, और टेस्ट DB1 मेरे सिस्टम का नाम है, और पासवर्ड मैनेजमेंट में मैंने लाजमी जाना है। पासवर्ड मैनेजमेंट में गया और यहाँ से मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ कह रहा है कि आपके पास ये यूज़र नेम है, जिसमें सिस है, सिस्टम है, सिस हाईली पावर्ड जो है इसका यूज़र है। मैं इसका पासवर्ड भी ओरेकल रख लेता हूँ, और कंफर्म पासवर्ड भी ओरेकल। इसका स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट अनलॉक होता है सिस्टम का और सिस का, ORACLE
ओरेकल, अगेन ओरेकल, और इसमें हमने अपनी क्यूरीज़ को टेस्ट करने के लिए हम अपना भी स्कीमा क्रिएट करेंगे। इसमें एक एग्जांपल के तौर पे ये स्कीमा है, इसको मैं स्कॉट को इसका पासवर्ड सेट करता हूँ ORACLE ओरेकल, ORACLE ओरेकल, और एक यहाँ पे और है HR, इसको भी अनलॉक किया, इसका पासवर्ड सेट कर दिया ORACLE ओरेकल, ORACLE ओरेकल, ओके किया। वो कहता है जो आपने पासवर्ड लगाए हैं ये डज नॉट सेटिस्फाई, ये रिकमेंडेड नहीं है, पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, जाने दो, ओके और ओके। इस विंडो को मैं करता हूँ क्लोज़, ये जो मेरे सामने आ रही है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो उसने आगे से ये मुझे बता दिया कि आप ये वाला जो है EM चलाएं जी जाके, और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, टेस्ट DB वगैरह वगैरह, और इसकी पोर्ट नंबर बता दी 1158, क्लोज़ किया जी। ये मेरी डेटाबेस की प्रोग्रेस है, जो मेरी डेटाबेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। और मुझे डेटाबेस के ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो एरर आया था दैट वाज नॉट एरर, वो एक इन्वायरमेंट वेरिएबल थी। अगर मैं उसको क्रिएट कर देता पहले तो मुझे कोई इशू ना होता। मैं क्या करता हूँ, इस पाथ को खोल के देखता हूँ कि क्या मेरे पास, अच्छा पहले मैं जाता हूँ सर्विसेज में, services.msc, देखता हूँ कि क्या मेरी डेटाबेस की सर्विस इस टाइम स्टार्ट है, चल रही है। उसके बाद मैं देखूँगा यहाँ पे कि मेरे पास काफ़ी सारे नए टूल आ गए हैं, जिसमें मेरे पास एक SQL कहीं अगर अवेलेबल है तो SQL डेवलपर आ गया है, या SQL प्लस आ गया। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, पिन टू स्टार्ट। SQL प्लस पे क्लिक किया तो डायरेक्टली मुझसे वो नाम पूछ रहा है। मैंने जैसे HR एक दिया था नाम HR, और इसका पासवर्ड मैंने रखा था ओरेकल, और ये मेरा कनेक्ट हो गया है HR से। यहाँ पे मैं एक कमांड देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, सेमीकोलन, इंटर किया तो HR के स्कीमा में जितने भी टेबल्स हैं वो उसने मुझे शो करवा दी। इसका मतलब है कि मेरा HR का स्कीमा ठीक चल रहा है। सेम लाइक मैं कौन सिस टर्म के जो मेरा स्कीमा उसे कनेक्ट होता हूँ। ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा, मैं इसको ओरेकल पासवर्ड टाइप करता हूँ और मैं उससे भी कनेक्ट हो गया हूँ। मैं यहाँ पे वही कमांड अप्लाई करूँगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब, टैब का मतलब टेबल्स, और इंटर किया तो मुझे सारे टेबल दिखा देगा, या जो कुछ भी उस स्कीमा के अंदर पड़ा हुआ वो सब कुछ दिखाएगा। ये काफ़ी सारी एक लंबी लिस्ट इसने दिखा दी है मुझे। ओके जी, हमारी जो टिपिकल इंस्टॉलेशन है जो बग़ैर किसी ज़्यादा मेहनत के हमने परफॉर्म कर ली है, और कोई हमें एरर भी ख़ास नहीं आया। अब मैं और मेरी डेटाबेस सक्सेसफुली चल रही है। यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे D ड्राइव में अपने में। कॉन्फ़िग का नाम इसे मैं दे देता हूँ। यहाँ पे मैं सर्विसेज मेरे पास खुल गई हैं, तो ओरेकल के नाम से सर्विसेज ढूंढता हूँ। ओके जी, वो कह रहा है जी TNS लिसनर की सर्विस चल रही है। ओके गुड। ओरेकल सर्विस UIT, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी ओरेकल की सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही। ये हमारे पास चल रही तो इसका मतलब है कि हमारी डेटाबेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा कंप्लीट हुआ। अगर मैं एग्ज़ाम 1 की बात करूं जो SQL फंडामेंटल्स का है, तो उसमें हमें उस एग्ज़ाम की फ़र्दर जो है चैप्टर्स को पढ़ने के लिए यहाँ तक इनफ है। लेकिन अभी तक मैंने लिनक्स पे इंस्टॉलेशन करके नहीं दिखाई आपको, वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि हम उसको मुश्किल समझें। जब हम अगले लेक्चर में दूसरी इंस्टॉलेशन करेंगे जो एडवांस इंस्टॉलेशन है या टिपिकल इंस्टॉलेशन नहीं है, पहले हम उसमें डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि हमने डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है थ्रू DBCA। सेम यही मेथड है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। और कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमने पहले कुछ सॉफ्टवेयर 1-2 इंस्टॉल करने हैं और कुछ कन्फिग्रेशन करनी है डेटाबेस की इंस्टॉलेशन से पहले। ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी।
अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारा एक इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।